तो आज से हम हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो शुरू हो रहा है और अब जब तक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको सुनने को मिलेगा और यही आगे कंटिन्यू होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट वी एंड डब्ल्यू आर ओके। वी और डब्ल्यू टू वेक्टर स्पेसेस हैं और जब तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर मैं मेंशन ना करूं तो उनका मतलब यही समझना, वी और डब्ल्यू का मतलब कि वी और डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर ए सेम फील्ड एफ। ओके, ताकि बार बार मेंशन करने की आवश्यकता ना हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए फंक्शन t from v to w such that ओके। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, एक फंक्शन ही होता है फ्रॉम वेक्टर स्पेस v टू w जो क्या करता है, लीनियरिटी को होल्ड करता है। यानी कि सी अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास v के अंदर कोई वेक्टर है तो उसको कैसे मैप करेगा, सी टी अल्फा प्लस टी बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू v। ओके, और इससे रिलेटेड मतलब डेफिनेशन यही है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी वो रहेगी ऑपरेटर की, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। ये दो टर्म हम यूज करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोस्टली टाइम हम लीनियर ऑपरेटर का यूज करते मिलेंगे आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। ओके, तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हम यूज करेंगे इन फ्यूचर वो अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं। 7-8 एग्जांपल हैं जो बार बार यूज करने को देखने को मिलेंगे और एज ए काउंटर एग्जांपल भी हम शायद उनको यूज करते देखें। ओके, तो कोई बता सकता है कोई ऑब्वियस सा एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? काफी जो ट्रिवियल रहे। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन और भी हैं। चलो मैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हर एक वेक्टर को किस पे मैप कर रहे हैं, सेम वेक्टर पे ही मैप कर रहा है। ओके, इज
A linear transformation because for any alpha beta belong to V and क्या आएगा ये? सेम आ जाएगा ना? और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर ना, क्योंकि वी से वी है ना ये। ओके, और इसको मैंने आई से डिनोट किया क्योंकि आगे जाके हम इसको स्पेशली आई से ही वो करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, ये रिकॉग्नाइज आई थिंक सही पढ़ नहीं। और एग्जांपल 2 जो हमने जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लिया है, इसी में मैं डिफाइन कर देता हूँ। और ये जीरो है जो इसका जीरो वेक्टर है वी का। ओके, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जीरो जीरो वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और या ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक क्लियर हो गए, आई होप। और ये काफी ट्रिवियल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर, ये दोनों वो हैं। ओके, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब जो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है किसी भी फील्ड के ऊपर, ओवर ए फील्ड ऑफ, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। ओके, वो क्या होगी, लेट या डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ये एक फंक्शन आएगा ना डी, जब क्योंकि वी टू वी मैप कर रहा है ना, तो इसके किसी भी इसमें क्या है, फंक्शन पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल्स ऑफ मान लो, ठीक है। तो इसमें कोई भी पोलिनोमियल ऑफ है उसको मैप करेगा, तो वो किस में कर रहा है, पोलिनोमियल पर ही मैप कर रहा है ना, तो डी एफ एक्चुअल में क्या आएगा, पोलिनोमियल आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट एक्स, तो इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो इसको बोलते, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है और इसको क्या बोलते हैं,
डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। और क्योंकि पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल का स्पेस है, और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं ना, तो इसीलिए ये जो मैप हमारी है वो वेल डिफाइंड मैप है, ओके। एक्स पॉइंट पे क्या आएगा फिर, इसका डेरिवेटिव ना, और डेरिवेटिव लीनियरिटी को होल्ड करता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ओके। तो इस तरीके से आप जो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है उसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन कर सकते हो, ओके। इवन अगर आपके पास कोई भी मतलब स्पेस आप कंसीडर कर सकते हो कि स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल, वो भी सब स्पेस बनाता है ना। सभी कंटिन्यूअस फंक्शंस है, हमने देख चुके हैं पहले कि स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर ओवर रियल नंबर्स स्पेस बनाता है। तो उसका जो सबसेट लेते हैं जिसमें डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो क्या बनाता है, एक सब स्पेस बनाता है ना। तो उसके ऊपर भी सेम आप ये डिफाइन कर सकते हो, ओके। पोलिनोमियल्स पे जरूर नहीं है, पोलिनोमियल सिर्फ इसलिए लिया ताकि ये वेल डिफाइन हो हमारे, क्योंकि सभी के सभी पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल, ओके। और एग्जांपल 3 और स्पेस मतलब लेट कंसीडर द फंक्शन, कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, आप आप से नहीं, ओवर एफ टू हम क्रॉस वन ऑफ, ठीक है। ये स्पेस है ना, ये स्पेस है ऑल अनक्रॉस वन मैट्रिसेस और फील्ड एफ, एंड दिस इज स्पेस ऑफ ऑल अनक्रॉस वन मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ, ओके। यहाँ ये ए मैट्रिक्स से मैंने क्या डिफाइन किया, हम क्रॉस वन की कोई हमने फिक्स कर ली मैट्रिक्स, ओके। तो ये वेल डिफाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, क्योंकि ए क्या है, हम क्रॉस वन की है, और एक्स क्या है, अनक्रॉस वन की मैट्रिसेस है। तो ये प्रोडक्ट वेल डिफाइन होगी, और जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या, हम क्रॉस वन की आएगी ना, तो यानी कि इस स्पेस में ये मैप करेगी, ओके। तो दिस इज वेल डिफाइंड मैप फंक्शन, ठीक है।
here or any xy belong to ये क्या किस पे मैप करेगी? ओके। और ये मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहां से क्या आएगा ये? ए एक्स प्लस ए वाई। और ये क्या है? ओके। तो ये भी एक हमारे पास ओवर लिखने की जरूरत नहीं। और मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये रहेगी कि ठीक है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ ये वेल डिफाइंड मैप होगी ना? क्यों? क्योंकि ये कितने क्रॉस कितने की बनेगी? ए के m क्रॉस m की है और ए हमारी m क्रॉस n की है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। और क्यू हमारी n क्रॉस n की है, तो ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी डिफाइन है। और जो प्रोडक्ट करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? m क्रॉस n की, विच इज इन दिस स्पेस। ओके। तो ये मैं एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ये काफी मतलब ये काफी ट्रिवियल है, जो प्रूफ करना है ये काफी ट्रिवियल हुआ है। ओके। अब एक और जो काफी इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में, वो ये है। सपोज करो कि आपके पास, चलो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। मान लो कि ये आपके पास आर स्क्वायर है। ओके, ये स्पेस है ना, आर स्क्वायर। ठीक है। मान लो कि आपके पास ये कोई मान लो ये पॉइंट आपके पास 10। ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ बाय एंगल 90 डिग्री। तो अगर रोटेट करूंगा, ये डिस्टेंस 1 है ना, तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये मेंटेन रहेगी, और रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 1। ठीक है। तो मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ, जो किसी भी जो एक्स वाई पॉइंट होगा आर स्केयर में, ओके, इस टाइप का टपल जो होगा, उसको वो किसी थीटा या में 90 डिग्री लिया ना, वहां किसी पर्टिकुलर मतलब जो फिक्स्ड एंगल से मैं वो रोटेट करेगा। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ 90 डिग्री पे किया ना,
फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 90 डिग्री ही ले लो, π/2 लो, ठीक है। तो ये एक्स वाई को किस पे मैप करेगा, मान लो ए बी 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद में जो पॉइंट आता है उस पे मैप कर रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए π/2 और यहाँ 10 किस पे मैप होगा फिर, 0 1 पे, ओके। और जो 0 0 है वो किस पे मैप होगा, 0 0 पे हमेशा, ओके। तो इस तरीके से मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ जो किसी भी पॉइंट को आर स्क्वायर में रोटेट हो रहा है किसी फिक्स्ड एंगल से, ओके। तो ये मेरा ये काफी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसका, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो पहले मैं एंगल फिक्स कर देता हूँ। वी से वी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ओके। 0 0 को हमेशा 0 0 पे मैप करेगा, एंड obtained by rotating the vector। ओके, ये मैप समझाई ना किस तरीके से। ओके, और बट अब देखो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है इस वे में तो काफी मतलब इजी नहीं है, ओके। तो इसको हम इन मतलब इस तरीके इसका जो आर स्क्वायर में ये वेक्टर एक्चुअल में दिखेगा कैसे, पहले वो फाइंड करने के प्रयास करते हैं और उसके बाद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं, ओके। तो पोलर फॉर्म आपको पता होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ। पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट जो होते हैं आर स्क्वायर में, तो जैसे कि आपके पास मान लो कि ये आर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है 0 0, और मान लो कि यहाँ आपका पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। तो ये वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट को, ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, एक्स है, और ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, वाई है, ओके। और ये मान लो कि ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है, अल्फा है। तो ये एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। और मान लो कि ये आर डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है ना आर, तो ये मान लो कि ये क्या आएगा फिर, जैसे कि हम निकालते थे ये एक्स क्या है, जो आधार बेस बोलते हैं ना, बेस। और ये करंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जो भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स बाई आर इज इक्वल टू कोस अल्फा, एंड वाई बाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, साइन अल्फा, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी एक्स वाई जो होता है आर स्क्वायर में उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, आर कोस अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, वेयर अल्फा क्या होगा, ये जो हमारा एंगल होगा, ओके। ये जो लाइन बनाएगी एक्स वाई, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको राइट कर रहा हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा एंड y is equal to
r sin alpha, where r is distance between 0 0 and xy, that is r क्या हमारा x square plus y square है एंड हाँ किसी ने मतलब कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ नहीं वो थीटा अलग है, वो अलग थीटा है, वो नहीं ले सकते हैं, वो अलग फिक्स्ड थीटा है, वहां वो भी यूज में आएगा, बट वो अलग थीटा है और ये अलग थीटा है। ओके सॉरी अल्फा अलग है। ठीक है, ये जो अल्फा है ना, ये तो हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट के सिस्टम के साथ बदलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जब आप एक्स वाई को 1 0 लेंगे तो इसके साथ पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ क्या इसका एंगल क्या है, 0 है ना, तो यहाँ अल्फा 0 होगा। और मान लीजिए कि ये आपके पास 1/√2 और 1/√2 है। ओके, तो इसका एंगल क्या होगा, सॉरी यहाँ बनेगा कुछ, ठीक है, तो इसका अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा बदलता रहेगा हर एक वेक्टर के साथ। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है, बट जो थीटा है ना वो फिक्स्ड है हमारा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? ओके, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन लाइन joining 0 0 and xy and positive x axis। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, अब देखो एक्स वाई को मैंने क्या किया है, यहाँ फिर से मैं चलो बना देता हूँ। ये मान लो कि आपका एक्स वाई है। ओके, और ये हमारे पास इसका एंगल अल्फा था, मतलब इसका अल्फा ले रखा है ना, और ये आर है। अब इसको हमें रोटेट कितना करना है, थीटा रोटेट करना है ना, वही आएगा ना थीटा एक्स वाई, क्या आएगा हमारे पास थीटा रोटेट, इसको एंगल थीटा अगर रोटेट कर देते हैं तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो होगा ना हमारे पास ये वेक्टर। ओके, तो इसको मैं थीटा रोटेट करूंगा, मान लो कि यहां आ गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, क्योंकि मैंने थीटा से रोटेट किया इसको। ये बात क्लियर है? ठीक है, और ये क्या रहेगी, ये आर थी ना, तो ये भी आर रहेगी ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या आ जाएगा, आर कोस, ये एंगल अल्फा और ये थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा, और ये क्या आ जाएगा आर साइन अल्फा प्लस थीटा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, देन टी थीटा एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, आर कोस अल्फा प्लस थीटा एंड आर साइन अल्फा प्लस थीटा। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री के आप आई थिंक रिजल्ट जानते होंगे, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। आर कोस, इसका क्या आता है, आर कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, और इसका क्या आता है, आर साइन अल्फा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस अल्फा। ओके, तो यहां से क्या आएगा, आर कोस अल्फा कोस थीटा माइनस आर साइन अल्फा साइन थीटा, और इसका क्या आएगा, आर साइन अल्फा कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा कोस। ओके, और यहां से क्या आएगा, आर कोस अल्फा क्या था मेरे पास, एक्स था ना, एक्स कोस थीटा माइनस आर साइन अल्फा वाई था, वाई साइन थीटा, और ये क्या आएगा, आर साइन अल्फा वाई था
प्लस और आर कोस अल्फा एक्स था। ठीक है। अब ये कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा ये जो टर्म है ना ये फिक्स्ड है, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ फिक्स एंगल है, तो ये भी फिक्स हो जाएगा ना, कोई फिक्स रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये थीटा फिक्स है हमारा। ओके, दैट इज टी थीटा एक्स वाई एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई कोस थीटा एक्स। ओके, तो ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहां ये कोस थीटा साइन थीटा क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। तो अब प्रूफ कर लोगे ना, टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये प्रूफ कर रहा हूं और ये काफी ऑब्वियस रहने वाला है। चलो मैं करो, अब कर लो, मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ। ओके, टी थीटा इज ओके। यहाँ आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लोगे तो क्या आएगा, कोस पाई बाय 2 पे कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ x ये 0 हो जाएगा, ये माइनस y आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, अब आप चेक भी कर सकते हो, टी पाई बाय 2 1 0 किस पे मैप करेगा, 0 1 पे ना। और हमने वो मैप करके देखा भी था कि ये 0 1 है, 1 0 है, तो पाई बाय 2 से रोटेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0 1 ना। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी वर्क कर रही है। और 0 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली 0 0 आ जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो रही है यहाँ। ओके, ये बात ये एग्जांपल समझाया ना पूरी तरीके से, क्योंकि इसका यूज मैं एक और जगह भी करने वाला हूँ। ठीक है, जब अभी तो कंपोजिशन हम पढ़ नहीं रहे, जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं एक और इन जनरल जो रिजल्ट होता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, किसी भी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो मैं प्रूफ करूंगा। ओके, ये कौन सा एग्जांपल था, फिफ्थ सिक्स्थ। इसके रिगार्डिंग एक और काफी सिंपल एग्जांपल है। और ओके, टी एक्स वाई यानी कि ये क्या है, ये हमारा अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो ये कहाँ मैप कर रहा है, यहाँ मैप करेगा। ओके, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है, उसका रिफ्लेक्शन है। यहाँ पॉइंट लोगे तो ये कहाँ मैप करेगा, यहाँ पर मैप करेगा। ओके, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर ना। ये हमने एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लिया। कोई भी हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, अभी अभी नहीं करवा रहा मैं प्रूफ, जब कंपोजिशन हम पढ़ लेंगे ना। मान लो कि आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल बना रही है। ओके, वाई इज इक्वल टू समथिंग एम एक्स, जो भी है। ठीक है, ये लाइन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है, मानो कि यहाँ आपके पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन क्या होगा,
ये पॉइंट, ठीक है? मान लो कि एक्स डैश और वाई डैश है, ओके? तो ये पॉइंट, तो अगर टी एक्स वाई को टी के अंडर यहाँ मैप करते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, ओके? ये तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स एक्सिस बन जाएगी ना, और इन जनरल थीटा के लिए भी ये हम प्रूफ करेंगे आगे जाके जब कंपोजिशन पढ़ लेंगे, ओके? और ये काफी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट रहता है इसका, ठीक है? ये समझाए ना एग्जाम्पल 6 भी? ओके, हाँ। रियल वैल्यूड कंटिन्यूस, ठीक है? हमने देख चुके हैं कि ये स्पेस बनाता है, ओके? टी से डिफाइन कर देते हैं। इसमें से कोई फंक्शन अफ लेंगे, ठीक है? और जब टी के अंडर इसकी इमेज क्या होगी, एक फंक्शन होगा ना, तो हर एक एक्स के ऊपर उस कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 to x अफ टी टी टी, ओके? और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ये बात क्लियर है? मतलब किस तरीके से डिफाइन है टीएफ, ये एक्चुअल में एक फंक्शन होगा, ठीक है? और उसकी हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, मतलब फंक्शन है तो, ठीक है? तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन, और ये वेल डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगी हमारी? क्योंकि अब कंटिन्यूस है ना, और अब कंटिन्यूस होता है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है ना, आपने पढ़ा होगा एनालिसिस में। और रीमान इंटीग्रेबल होता है तो ये क्या कंटिन्यूस हो जाता है ना, सॉरी, अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है। और क्योंकि अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये जो फंक्शन है अगर हमारा जो आता है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करने के बाद में, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और इवन कंटिन्यूस नहीं, बल्कि ये डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है? बट उसका यूज नहीं करेंगे हम, ओके? सिर्फ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा किस में चला जाएगा, वी के अंदर, ओके? ठीक है, अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रूफ करना है। ले, तो हमें क्या प्रूफ करना है, अफ सी अफ वन प्लस अफ टू, ठीक है? ये क्या होगा एक्चुअल में, सी टी अफ वन, क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं किया ना, टी एफ वन प्लस टी एफ टू, ओके? और इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए कि मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो फंक्शंस है वो हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, इक्वल होंगे हर एक पॉइंट पर, ठीक है? तो यहां देखो, ये फंक्शन है, एक्स पे वैल्यू निकालते हैं फॉर एनी एक्स, ये किसके इक्वल है हमारा, 0 to x और सी एफ वन प्लस एफ टू टी डी टी, ठीक है? और जो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, वो लीनियरिटी को होल्ड करता है ना इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है, ठीक है?
और ये किसके इक्वल आ गया सी टी ऑफ 1x प्लस टी ऑफ 2x और ये किसके इक्वल होगा सी टी ऑफ 1 प्लस टी ऑफ 2x। ओके। और x हमने क्या लिया था एर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया था ना और दोनों फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं दैट इज ठीक है। ये थ्री इक्वल मतलब थ्री लाइन से लिखने का मतलब आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। ओके। तो ये दैट इज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। अब एक और इससे रिलेटेड ही आप इस स्पेस से रिलेटेड ही आप एक और एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 ठीक है स्पेस ऑफ V2 रियल नंबर डिफाइन कर रहा हूँ। ये भी वेक्टर स्पेस है ना ये वेक्टर स्पेस और ये भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड आर। प्रूफ किया था ना फील्ड अपने फील्ड पर क्या होता है वेक्टर स्पेस बनाता है फील्ड ओवर फील्ड। ओके। जीरो 0 1 की जगह आप कोई भी ए भी ले सकते हो। ओके। अब देखो ये देखो वहां फंक्शन आ रहा था ना ये फंक्शंस आ रहे थे तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन थी वी टू वी डिफाइन थी। बट इस केस में क्या होगा ये एक रियल नंबर आएगा। ओके। तो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है वेक्टर स्पेस वी टू आर। ओके क्योंकि एक रियल नंबर आएगा। ओके। और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो हमारा ये रीमान इंटीग्रेबल होगा 0 1 के ऊपर और रीमान इंटीग्रेबल है तो ये वेल डिफाइंड मैप है। ओके। और ये ठीक है। चलिए। ओके। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे जो हमें काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आगे जाके हम बार बार इनका यूज करने वाले हैं। ओके। और कुछ एग्जांपल्स यानी कि कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आगे होंगी तो वो हम प्रूफ बाद में कर लेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। ओके। तो ये हमारे जो मेन एग्जांपल्स थे वो हमने कर लिए। ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स सीखे हैं वो समझ आ गए ना आपको। ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड।
या डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। ये किसके इक्वल होगा? ओके, मतलब लीनियरिटी ऑर्डर करेगी, इन जनरल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले रिजल्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? पहले जो हमने लिखा है इसको कैसे प्रूफ करेंगे? काफी सिंपल प्रूफ है एक्चुअली इसका। मैं डायरेक्ट जीरो से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। जीरो वी अलग अलग से डिनोट नहीं कर रहा, वी और डब्ल्यू से, ठीक है। इसका मतलब जब मैप करने के बाद में जो वेक्टर आए वो डब्ल्यू का होगा, और ये अंदर जो होता है वो वी का कंसीडर करेंगे। ओके, तो जीरो अगर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो उसका मतलब इसके अंदर ये होगा कि ये वी की जीरो वेक्टर है। ओके, जीरो वेक्टर को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं ना, और ये किसके इक्वल होगा? जो हमें कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है उससे। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा? जो वेक्टर स्पेस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां से ये क्या आ जाएगा? ओके, ठीक है। बी को प्रूफ आप इंडेक्स से कर सकते हो वैसे, इंडेक्शन से, सॉरी। ठीक है, मैं टू के लिए प्रूफ कर रहा हूँ और इंडेक्शन यूज करके आप कर लेना। ओके, वन के लिए ऑब्वियस है। ये एक वेक्टर है ना v का, ठीक है। और ये एक वेक्टर है और ये स्केलर है x1, ये मैं वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, इसके इक्वल आएगा x1 t अल्फा वन प्लस t x2 अल्फा टू। ओके, जो मैं कंडीशन थी मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जस्ट वो यूज किया मैंने, ठीक है। ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है और ये स्केलर है। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x2 प्लस अल्फा टू प्लस जीरो लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं जब ओपन करूंगा, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक आएगी x1 t अल्फा वन प्लस x2 t अल्फा टू प्लस t जीरो। बट t जीरो क्या है? जीरो है ना, तो वहां से क्या आ जाएगा? ठीक है, अब इंडेक्शन यूज कर लेना।
ओके, तो ये काफी ट्रिवियल प्रॉपर्टी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। ओके, अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज सेट होता है, ठीक है, रेंज सेट किस में होगा? डब्ल्यू में होगा ना, जो वेक्टर स्पेस डब्ल्यू है उसके अंदर होगा। जो रेंज सेट होता है वो एक्चुअल में सिर्फ रेंज सेट नहीं होता है, बल्कि सब स्पेस भी बनाता है डब्ल्यू का। ओके, सेट, लेट डिनोट बाय आर टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू, बट इट इज ए सब स्पेस। कैसे? आर टी क्या है? रेंज स्पेस है ना, तो ये कैसे डिफाइन होगा? टी अल्फा, और अल्फा कहाँ से आ रहा होगा? वी से। ठीक है, तो आर टी ये होगा ना हमारे पास। और इसको सब स्पेस प्रूफ करना है तो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? सी, अल्फा वन अल्फा टू, अगर क्योंकि ये रेंज स्पेस रेंज सेट में है बीटा वन बीटा टू, तो हमारे पास वी में अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट करेंगे ना, सच दैट टी अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? सी बीटा वन एंड देयरफॉर आर टी इज नॉन। हाँ, देयरफॉर लिख सकते हो। ओके, ओके, और रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग ठीक है, जो मिस्टेक हो गई होगी। ओके, ठीक है, वो आप ठीक कर लेना। ओके, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? सी बीटा वन प्लस बीटा टू किस में होगा? आर टी में होगा ना, तो नाउ टी सी अल्फा वन अल्फा टू क्या आएगा हमारे पास? सी टी अल्फा वन प्लस टी अल्फा टू, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से क्या आएगा? सी बीटा वन प्लस बीटा टू, और क्योंकि ये इमेज है सी अल्फा वन प्लस अल्फा टू की, तो ये किस में बिलोंग करेगा? आर टी में। ओके, एंड दैट इज देयरफॉर प्लेस ऑफ डब्ल्यू। ओके, और ये सिर्फ इससे रिलेटेड, सॉरी, इससे रिलेटेड एक और सब स्पेस भी होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सब स्पेस, और उसको हम नल स्पेस भी बोलते हैं, फ्यूचर में जाके बोलेंगे, अभी तो डिफाइन नहीं किया। अ, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, डिफाइंड बाय वो सारे अल्फा वी के सच दैट टी अल्फा क्या होंगे? जीरो पे मैप करेंगे। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सब स्पेस होगा। इसको सब स्पेस कैसे प्रूव कर सकते हैं? टी जीरो को जीरो पे मैप करता है, तो यानी कि जीरो किस में होगा? अनटी में होगा।
and therefore NT is non-empty. ओके, अब जस्ट वो प्रूफ करने लेट ठीक है, दैट इज therefore NT is a subspace of, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आरटी जो रैंक सबस्पेस होता है और एनटी जो अभी डिफाइन नहीं किया नल स्पेस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, काफी पोटेंट सबस्पेस होते हैं। ओके, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब मैं डिफाइन कर देता हूँ इनको। और रेंज स्पेस of RT of linear transformation T and the subspace NT is called null space. ओके, और इसके क्योंकि अब इनके डायमेंशन भी होगी टी और आर टी और एन टी की सब स्पेस है, तो द डायमेंशन rank of T and nullity। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग दो टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की है, नल स्पेस और रेंज स्पेस, और उनकी डायमेंशन कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके, चलो ये तो आप फाइंड कर लोगे शायद, तो इनके नल स्पेस मैं एक्सरसाइज डाल रहा हूँ इसको। ओके, उनकी सबकी नल स्पेस और रेंज स्पेस फाइंड करने का जरूर से प्रयास करना। ओके, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहता है वो ये रहता है कि अगर हमारा वी फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, या फाइनाइट डायमेंशनल नहीं भी है, तो अगर हमारे पास उसका बेसिस गिवन है, ठीक है, और बेसिस के ऊपर हर एक मतलब बेसिस की मान लो कि बीटा वन बेसिस वेक्टर है और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमें हर एक बेसिस वेक्टर पे गिवन है उसकी इमेज, तो क्या हो जाएगा, हम एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं वहां से। ओके,
तो इसको एज मैं थ्योरम लिख रहा हूँ। समय क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ रैंक नलिटी थ्योरम भी हो जाए ना तो अच्छा है। हम्म, ठीक है। यहाँ बीटा को फाइनाइट लें या चलो, को उसकी आवश्यकता नहीं होगी। बीटा ही लिख लो या अल्फा, या अल्फा ही लिख लो। हम्म, इनको इंडेक्स तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। अगर मैं इनको फाइनाइट डायमेंशन के लिए लिखता तो काफी इजी होता, मतलब राइट करना। क्यों? अगर इन फाइनाइट डायमेंशन में भी ये होल्ड करती है, हर एक बेसिस वेक्टर के लिए हमें गिवन है इमेज, तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक आती है। बुक में फाइनाइट डायमेंशन लिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन के केस में काफ़ी इजीली प्रूफ हो जाता है, ठीक है। और मैंने इनफाइनाइट डायमेंशन ले लिया है, तो मुझे नहीं पता किस तरीके से राइट करेंगे, बट उसके लिए भी होल्ड करता है। ओके। लेट, अब मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम एग्जिस्ट करेगी। हाँ, ठीक है। पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि कम से कम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद में प्रूफ करेंगे कि यूनिक एग्जिस्ट करेगी। ओके। क्योंकि बेटा वो है ना, फॉर एनी। ऑर्डर्ड बेसिस लिखो यहाँ। ठीक है। कोई भी वेक्टर हमारे पास वी के अंदर होगा, क्योंकि बीटा बेसिस है, तो फाइनाइट वेक्टर्स बीटा से एग्जिस्ट करेंगे ना, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा होगा। और ये जो x1 x2 xn होंगे,
ये यूनिक होंगे। ओके, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं बेसिस जब हमने पढ़ा था। ओके, ओके, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू आई आ रही है, तो इसको मैं इस तरीके भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने फंक्शन को, क्योंकि इसके ऊपर मुझे इमेज गिवन है ना, तो ये तो हमारे पास है, गिवन है। ठीक है, तो हर एक अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक यूनिक वेक्टर आ रहा है ना डब्ल्यू के अंदर, क्योंकि x1 x2 क्या है, यूनिक है। ठीक है, और टी अल्फा वन टी अल्फा टू टी अल्फा वन हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया है वेक्टर v के लिए। पहले हमें बेसिस के लिए गिवन था, जस्ट मैंने अब इसको, जो ये मैप थी, मैंने एक नई मैप डिफाइन की है, एक्सटेंडेड मैप। किस तरीके से कि किसी भी अल्फा के लिए इस तरीके से यूनिकली एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगी, और क्योंकि x1 x2 xn यूनिक होंगे, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि टी अल्फा को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है। ओके, ये बात क्लियर है सबको? ओके, अब मैंने मैप डिफाइन कर दी, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होता है? एक अल्फा है मेरे पास और एक और बीटा सपोज कर लो, लेट बीटा, तो सॉरी बेसिस यूज कर रखा है मैंने, गामा यूज कर। ये स्टार्टिंग से है ना, अल्फा अल्फा टू अल्फा, तो मैं इसको भी इस तरीके से लिख रहा हूँ, y1 अल्फा वन प्लस y2 अल्फा टू प्लस 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 अन और अल्फा प्लस 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 सॉरी, ठीक है, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ओके, अगर मतलब बाकियों को जीरो जीरो कर देंगे अगर वो हुआ तो, कुछ फैक्टर्स इनमें से मिसिंग हुए, जरूरी तो नहीं होगा ना कि अल्फा वन जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, मतलब अल्फा जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होगा। ठीक है, बट होगा, हमें इतना पता है। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया, और जो बाकी बच गए उनको भी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो अल्फा कुछ ना कुछ तो इस तरीके होगा ना। और यहाँ अगर अल्फा वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो वाई वन को जीरो चूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ गामा को। देन ये किसके इक्वल आएगा? टी एक्स वन प्लस वाई वन अल्फा वन प्लस टी एक्स टू वाई टू अल्फा टू, और यहाँ ये नहीं होगा, ये सिंपल रहेगा पाई एम। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि इनके लिए मैं डिफाइन किया हाँ, मैप को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है? और क्योंकि मैंने यहाँ इस तरीके का कुछ यूज भी नहीं किया, तो मुझे ऑर्डर्ड बेसिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने वो क्या यूज करते हैं, जो x1 x2 xn, ठीक है, इस टपल का यूनिकनेस के लिए वो ऑर्डर्ड बेसिस यूज करते हैं, बट इस टाइप का टपल मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ऑर्डर्ड बेसिस की। कौन से नंबर वाले? अब यहाँ ऑर्डर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो जैसे प्रूफ करते हैं ना बुक्स में। हाँ, वो मैं समझ गया कि ज़रूरी नहीं कि बेसिस काउंटेबल हो, ओके? वो मैं समझ गया, ठीक है? बट ये जो वेक्टर हमें जस्ट जो यूज़ करना है, वो बस इतना करना है कि कोई भी वेक्टर होगा वो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है? तो वहाँ तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? हाँ, ये बात सही है कि ये बेसिस ये फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो मैंने जस्ट अल्फा आई को मैं यहाँ ये डिनोट नहीं करा कि आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ओके? यहाँ अल्फा आई जस्ट मैंने नोटेशन यूज किया डिफरेंट के लिए कि अल्फा 1 W1 पे जा रहा है, अल्फा 2 W2 पे जा रहा है, और W1 W2 डिफरेंट होंगे ये भी नहीं मुझे पता, ठीक है? जस्ट मैंने नोटेशंस को यूज किया है, ठीक है? और बट जो मेन यूज कर रहे हैं हम, वो ये कर रहे हैं कि कोई भी वेक्टर होगा वो हमेशा फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। जस्ट वहां मैं ये यूज कर सकता हूँ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ओके? तो जस्ट उसका यूज किया मैंने, ओके? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, Tx1 T अल्फा 1 प्लस क्योंकि फाइनाइट है, फाइनाइट को तो फिर मैं कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करेगी ना वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, Cx2 T अल्फा 2 प्लस 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 Cxn T अल्फा, ओके? प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 T अल्फा 1 प्लस y2 T अल्फा 2 प्लस 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 ym T अल्फा, ओके? और यहाँ से क्या हमें प्रूफ क्या करना था, सी टी अल्फा ना? तो जिस तरीके से डिफाइन किया, सी कॉमन ले सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एक्स वन अल्फा 1 प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये किसके इक्वल है एक्चुअल में, जैसे हमने डिफाइन किया ये किसके इक्वल है, टी अल्फा के इक्वल है ना? तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये किसके इक्वल आएगा, टी अल्फा के, और ये कैसे डिफाइन किया था मैंने, y1, ये गामा को डिफाइन किया था ना इस तरीके से, तो ये किसके इक्वल आएगा एक्चुअल में, टी गामा, ठीक है? जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, इस फंक्शन को टी को, ठीक है? जस्ट मैंने उसका यूज किया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ठीक है? ये समझ आया ना टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है सबको ना? ओके। और हाँ, इसको फाइनाइट के लिए प्रूफ करना तो मतलब ये जस्ट फिर फाइनाइट के लिए होता है, ठीक है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट इनफाइनाइट के केस में भी इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ ऑर्डर्ड नहीं लेना, क्योंकि ऑर्डर्ड का मैंने यूज भी नहीं किया, क्योंकि यूनिकनेस, ये जो x1 x2 की ये एक्सप्रेशन होती है, ये सिंपल बेसिस में भी होल्ड करती है, ओके? बट जब इस टाइप के टपल में जब लिखने का प्रयास करते हो ना कि ये ऑर्डर्ड, ये इस टाइप का टपल, वो मतलब यूनिक होगा, वो फिर ट्रू नहीं होगा, ठीक है, सिंपल बेसिस में। बट उसका मैंने कहीं यूज नहीं किया तो उसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? चलिए, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गई, यानी कि मेरे पास, और इस कंडीशन को तो होल्ड कर ही रहा है ऑब्वियसली, ठीक है? इस कंडीशन को तो ये जो मेरा है, ये होल्ड कर रही है, ठीक है, जो मैंने टी डिफाइन किया जिस तरीके से। अब मुझे जस्ट इतना प्रूफ करना है कि इस तरीके की जो मैंने टी डिफाइन की है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई है टी, ये क्या होगा, यूनिक होगी, ठीक है? तो यूनिक कैसे प्रूफ करते हैं, सपोज यू इज एन, जो कैसे को होल्ड कर रही है,
ठीक है? उस कंडीशन को आउट करने वाली सपोज़ करो कि आपके पास एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होगा? चलो इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, सिंपल रखते हैं। और यहाँ से क्या आएगा? क्योंकि इस कंडीशन को होल्ड करती है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास u अल्फा 1 और यहाँ से क्या आएगा? क्योंकि u अल्फा 1 किसके इक्वल है? W1 और W1 और ये किसके इक्वल है? t भी तो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रही है ना? तो ये किसके इक्वल होगा? और यहाँ से क्या आएगा? ये किसके इक्वल था एक्चुअल में? t अल्फा के ना? ठीक है? ये क्लियर है ना प्रूफ? ओके, मेरे पास 10 मिनट और है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ओके। अब जो लीनियर अलजेब्रा की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम, वो प्रूफ करने वाले हैं। ओके? नलिटी की स्पेलिंग क्या थी? ये थी ना? तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है किसी भी लीनियर सब? इसमें फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। ओके? ठीक है? तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? मान लो आप कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास और रैंक ऑफ टी पहले मैं सब स्पेस के उसके कॉम्बिनेशन मतलब उस फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है? डायमेंशन ऑफ आर टी, आर टी यहाँ रेंज स्पेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है? वही रेंज स्पेस और नल स्पेस के लिए सेम नोटेशंस यूज करेंगे हम। ठीक है? ठीक है? और ये क्लियर है ना? रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है? और इसका हर बार हर जगह आपको यूज देखने का मिलेगा। ठीक है? और इसका काफी बार यूज भी होता है और कई मतलब काफी जगह होता है, भर भर के होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? कोई आइडिया देना चाहेगा? मैं चाहता हूँ कि प्रूफ का आइडिया दो कोई।
कभी अगर आपने पढ़ी है तो। यूज़ आपने बहुत बार किया है, मैं जानता हूँ यूज़ आपने किया है। जस्ट मैं प्रूफ़ का आइडिया चाहता हूँ। वेट कर सकता हूँ 2 मिनट? 2 मिनट कर सकता हूँ, 5 मिनट में प्रूफ़ हो जाएगा शायद। हाँ, बेसिस के एलिमेंट्स की हेल्प से, बट किसके बेसिस? स्टार्ट किसके बेसिस से करेंगे? बेसिस से करेंगे, बट स्टार्ट किसके बेसिस से? प्रूफ़ कर लेंगे। नहीं, रैंक नलिटी थ्योरम को मुझे आज प्रूफ़ करना है। अदरवाइज़ मैं 1 घंटे की क्लास लेता आपकी। क्योंकि वो मैं एग्ज़ाम्पल करवाने वाला था, फिर मैं कल ही डिफ़ाइन करता ये सब कुछ, रैंक नलिटी वगैरह। क्योंकि फिर वीडियो का अलग टाइटल होना चाहिए था ना। प्रूफ़ चलो मैं कर देता हूँ फटाफट फिर। लेट देखो अब V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो जो नल स्पेस होगा, वो ही फाइनाइट डायमेंशनल होगा ना? ठीक लेट बीटा इज इक्वल टू ठीक है? नल स्पेस का बेसिस है। बाय रिप्लेसमेंट थ्योरम, क्योंकि ये V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है ना, तो मैं इसको V के बेसिस के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ, रिप्लेसमेंट थ्योरम से हमने पढ़ी थी। अ, अ, और इसमें न्यू वेक्टर ऐड हो गई अल्फा प्लस 1 और अल्फा। ठीक है? तो ये रिप्लेसमेंट थ्योरम का जस्ट यूज़ किया मैंने। यहाँ से मैं क्या क्लेम करता हूँ? इसको मैं गामा नाम दे देता हूँ। आरटी का बेसिस होगा। क्यों? स्पेनिंग तो साफ दिख रहा है हमें। किससे स्पेन हो जाएगा हमारा? जो रेंज स्पेस है, वो इनसे स्पेन हो रहा था ना, टी अल्फा 1, टी अल्फा 2 और बेसिस के जितने भी एलिमेंट थे टी अल्फा उनसे स्पेन हो रहा था। बट ये शुरू के लिए तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m तक क्या है? 0 वेक्टर्स हैं। तो वो तो स्पेनिंग में कुछ अपना रोल ऐड करेंगे नहीं, तो बाकी जो बच गए वही तो स्पेन कर देंगे ना रेंज स्पेस को। तो इसीलिए स्पेन हो जाएगा, और फिर हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट और प्रूफ कर देंगे, देन वी आर डन। ठीक है? ये बात क्लियर है ना? आइडिया क्या है प्रूफ का, वो समझ आ गया ना? ठीक है। तो अगर मुझे इसको पहले स्पेनिंग प्रूफ करते हैं, और लेट
ठीक है, यूनिक एक्सप्रेशन मिलेगी ना? देन टी अल्फा क्या आएगा? जो हमने रिजल्ट किया था। सारे ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये टी अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर बन गए ना? देखो, सारे के सारे इस फॉर्म के ही होंगे ना, आर टी के जो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, किसी अल्फा के लिए। तो ये किस में हो गया? बट ये क्या है, अल्फा तक जीरो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज स्पेन ऑफ कर्व। ठीक है, आर्बिट्रेरी था, तो आर टी क्या हो जाएगा? स्पेन ऑफ कर्व। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? स्पेन कैसे कर रहे हैं? ओके, अब जस्ट हमें इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? और सी एम प्लस वन यूज कर लेता हूँ इसके लिए। ओ, जीरो। ओके, अब मुझे क्या प्रूफ करना है? ये सारे सी आईज क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, देन वी आर डन। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ओ, चलो मैं इस तरीके से यूज नहीं करता हूँ, जस्ट सिंपल रखता हूँ। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जीरो पे मैप कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नल स्पेस में चला जाएगा ना ये वेक्टर। और बीटा इसका बेसिस है नल स्पेस का, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा m के। और यहाँ से क्या आ जाएगा? बट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा n क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ठीक है? और ये बेसिस हो गया, इसमें कितने एलिमेंट हैं? गामा में? कहाँ गया? हुँ, ये है ना? तो किस में थे? इसमें थे ना? तो इसमें कितने हैं? अन माइनस सम है ना? और ये किसकी थी? नलिटी की थी ना? ये समझ आया? रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ सबको ना? गुरमीत? ओके, ठीक है? तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे और रैंक नलिटी थ्योरम तक। कल हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अदरवाइज़ मैं यहीं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ और हम अपने दूसरे कोर्स एनालिसिस के लिए स्टार्ट करते हैं।